हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस देखते हैं। तो इसके नेमिंग और इसके सारे कंसेप्ट मैं प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। आज खाली स्ट्रक्चर्स और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले जो तीन S3PO2 जो मैं ये कह रहा हूँ, जो सबसे पहले इनके जो तीन नॉर्मल ऑक्सो एसिड है, पहले उसको डिस्कस करेंगे हम। S3PO3 और S3PO4। तो यहाँ फास्फोरस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 है और यहाँ +5 है, और सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोफास्फोरस एसिड। दिस इज हाइपोफास्फोरस एसिड। तो S3PO2 इज कॉल्ड हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस acid and it is called phosphorus acid। और मैंने कहा था इसको ज्यादा अच्छा नाम इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके मेटा फास्फोरस एसिड भी बनेगा। अगर इसके एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड मेटाफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, और दो मॉलिक्यूल में से अगर एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दे तो पायरोफॉस्फोरस एसिड बनेगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ज्यादा अच्छा नाम है, आप इसको बोलो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और इट इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्योंकि इसके भी क्या बन जाएंगे, मेटा और पायरो बनेंगे। जिसके मेटा और पायरो बनते हैं तो उसके आगे हमको क्या यूज करना है, ऑर्थो। और अब देखो यहाँ पर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सो एसिड ऑफ, या लिख देता हूं मैं नीचे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई भी हो, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंटर नॉन मेटल। जो सेंटर पे नॉन मेटल है उसकी, यानी या सेंटर पे नॉन मेटल फास्फोरस है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले हम इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक है इन सब में से, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनका स्ट्रक्चर। तो S3PO, ये S3PO2 का स्ट्रक्चर है। S3PO2 में एक P डबल बॉन्ड O है, यानी एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है, फास्फोरस के ये जो भी फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं, इनकी कोवेलेंसी 5 है, और फास्फोरस की कोवेलेंसी न्यूट्रल स्टेट में 5 से ज्यादा एक्सीड करेगी नहीं, यानी अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी पे रहेंगे। तो यहां पर ये हो गया और यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑन सेंटर मेटल, ठीक है। तो इस हिसाब से तो फास्फोरिक एसिड, ठीक है, ज्यादा एसिड होगा। और वैसे ही आपको नेम से ही क्लियर हो जाएगा, जो हाइपोअस एसिड है यानी हाइपोफास्फोरस एसिड सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, फास्फोरस एसिड मोर होगा, फास्फोरिक जिनके साथ एक सफिक्स है यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे परिक एसिड यानी पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, एनीवे। तो ये देखो बेटा, अब यहां पर क्या आ जाएगा,
अब यहाँ पर एक बात क्लियर है, मैं प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फास्फोरस और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए फास्फोरस और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है। और यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ध्यान देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जब आयनाइज होगा S3PO2, तो S3PO2 1H प्लस आयन देगा। S3PO2 गिव्स, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब जब फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये अनआयनाइजेबल H हो जाएंगे, न्यूट्रल H हो जाएंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड है वो पार्शियली इधर शिफ्ट हो जाता है। तो अब इसमें ये वाला H एटम आयनाइजेबल है और ये एज ए H प्लस आयन रिलीज होगा, ये एज ए H प्लस आयन रिलीज होगा। और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन अनआयनाइजेबल है। रीजन ये लिखोगे कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में माइन्यूट डिफरेंस है, उस वजह से फास्फोरस और हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो ये एज ए H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा, ये न्यूट्रल H एटम्स है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एज ए H प्लस आयन रिलीज होगा, ये वाला जो है वो एज ए H प्लस आयन रिलीज होगा। अब देखो यहां पर ये भी एज ए H प्लस आयन रिलीज होगा, ठीक है, ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो S3PO2 है वो 1H प्लस आयन रिलीज करेगा एक्वस मीडियम में, या 1 मोल, इसका 1 मोल बेस से रिएक्ट करेगा, और इसका ये जो S3PO3 है ये एक्वस मीडियम में 2H प्लस आयन रिलीज देगा, या यूं बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल 2 मोल बेस से रिएक्ट करेगा, क्योंकि OH माइनस OH है, 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा, 2 मोल KOH से रिएक्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि ये इसका 1 मोल OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा, ज्यादा अच्छा ये है। इसका 1 मोल 2 मोल OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल OH माइनस आयन इससे रिएक्ट करेगा, 1 मोल OH माइनस आयन इससे रिएक्ट करेगा। इसका 1 मोल 3 मोल OH से रिएक्ट करेगा, यानी S3PO3 को NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो थ्राइस NaOH लेंगे, मैं अभी रिएक्शन भी बता दूंगा। अब यहां पर आप देखो तो एसिड की क्या होती है, बेसिकली एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। जैसे ये S3PO2 है, अब ये S3PO2, ये जो S3PO2 है, ये S3PO2 जब एक्वस मीडियम में जाएगा तो 1H प्लस आयन और H2PO2 आयन देगा, यानी दिस S3PO3 रिलीज, ये है S3PO3, ठीक, S3PO2 सॉरी, तो ये 1H प्लस आयन ही रिलीज करेगा, क्योंकि इसमें 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये वाले, दीज हाइड्रोजन आर न्यूट्रल H एटम, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल H एटम, नॉन पोलर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो H है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ बॉन्डेड है, यानी इन हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये एज ए H प्लस आयन रिलीज नहीं होंगे, तो ये न्यूट्रल H है, इसमें ये तीनों न्यूट्रल H है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनआयनाइजेबल H, क्या बोलेंगे, अनआयनाइजेबल H एटम, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो हो जाएंगे टू आयनाइजेबल H एटम, और ये तीनों में क्या हो गया,
3 आयनाइजेबल एच एटम। तो ये इसमें 1 आयनाइजेबल एच एटम है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें 3 आयनाइजेबल एच एटम क्यों है, इसकी बेसिसिटी 3 क्यों है, ये H प्लस आयन 3 क्यों देता है, तो हम सीधा लिखेंगे कि इसमें 3 OH है, यानी 3 H एटम ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन एज ए H प्लस आयन रिलीज होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आयोनाइजेशन है S3PO2, अब मैं S3PO3 की बात कर रहा हूं, तो S3PO3 का जो आयोनाइजेशन है उसमें ये 2H प्लस आयन देगा एंड HPO3 माइनस 2, HPO3 माइनस 2H प्लस HPO3 माइनस 2, और ये दोनों निकले, ये नहीं निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, दिस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, S3PO3 के बाद आता है S3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट गिव्स 3H प्लस आयन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में ये आ जाता है कि बेसिसिटी ऑफ S3PO2 और जो बेसिसिटी है किसकी, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय एन एसिड मॉलिक्यूल। तो ये कितना रिलीज कर रहा है, 1। तो S3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज 1, बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज 1, बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड इज 2H प्लस आयन देगा, ठीक, और बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 3, ठीक है। यानी ये बेसिसिटी लिखी है, ये इसकी ये बेसिसिटी है और ये बेसिसिटी है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है, यानी 2H प्लस आयन देगा। इसकी बेसिसिटी कितनी आ रही है, इसकी बेसिसिटी 3 आ रही है। तो क्लियर हो गया बेसिसिटी, और वो इस स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो रहा है। अब इसमें एक और है कंसेप्ट कि जो S3PO2 है, S3PO2 एंड S3PO3 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करते हैं। जनरली ऑक्सो एसिड, ध्यान रखना, फास्फोरस के ये 2 ऑक्सो एसिड हैं जिनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है, पर इन जनरल क्या होता है बेटा, इन जनरल ये होता है कि जो फास्फोरस होता है, इन जनरल क्या होता है, जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो ऑक्सो एसिड जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड में वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करते हैं। तो इसमें ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है और ये जो फास्फोरस एसिड है, ये जो दोनों हैं, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करते हैं। इनमें ये किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर सकते हैं। देखो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, न्यूट्रल H, देखो कोई H प्लस दे रहा है तो वो एसिड हुआ, H प्लस और H 2 अलग अलग पॉइंट हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज कर रहा है तो हम बोलेंगे वो एसिडिक है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल सामने वाले को न्यूट्रल H दे रहा है तो हम बोलेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी मैंने आपको हाइड्रोजन दी, मैंने आप में हाइड्रोजन ऐड कर दी, तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन। मैं कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आप क्या बोलोगे, आहूजा सर ने हमारा रिडक्शन कर दिया, आहूजा सर ने हमको हाइड्रोजन दी, इस वजह से हमारा रिडक्शन हो गया, तो इसीलिए आहूजा सर रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो अब आप देखो, उसी तरह से क्या है, यहां पर
H3PO2 में 2 न्यूट्रल H एटम है और H3PO3 में 1 न्यूट्रल H एटम। तो ये जो H एटम है ये सामने वाले को मिल सकते हैं, और जब ये H एटम सामने वाले को मिलते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ये बुक का क्वेश्चन ही है कि H3PO2 एंड H3PO3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट while H3PO4 नॉट। तो आप इसका फिर स्ट्रक्चर बनाओगे और ये लिखोगे कि इसमें H3PO2 में 2 H एटम ऐसे हैं जो डायरेक्टली फास्फोरस से बॉन्डेड हैं, तो ये न्यूट्रल है, अनआयनाइजेबल हाइड्रोजन है, मतलब एज ए H+ आयन रिलीज नहीं होंगे। तो ये न्यूट्रल H एटम है, इन दोनों न्यूट्रल H एटम की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसी तरह से इसमें 1 न्यूट्रल H एटम है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन इसमें एक भी H एटम न्यूट्रल नहीं है, तीनों के तीनों आयनाइजेबल है, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये क्लियर किया कि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं। अब इनकी बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इनके जब बेस के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो H3PO2, तो इसमें अभी देखा आपने, इसमें 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 1 है, ये 1 H+ आयन देगा, तो ये 1 मॉलिक्यूल NaO से रिएक्ट करेगा, और ये 1 मॉलिक्यूल NaO से रिएक्शन करेगा तो इससे रिलीज होने वाला H+ आयन और इससे रिलीज होने वाला OH- आयन, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। तो ये हो गया NaH2PO2 प्लस H2O। अब क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया, और इसमें अगर आयन देखें तो ये तो Na+ है और ये PO है, तो इसका नाम है सोडियम। इट्स कॉल्ड सोडियम। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका नाम अगर आता है तो उसका नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम पहले लिख देंगे, सोडियम फास्फोराइड। तो देखो, अस हटा के आइट लगा दिया, अस हटा के आइट लगा दिया, ठीक है ना, जैसे नाइट्राइट, सल्फाइड, आइट आ गया। तो मैंने इसका नाम याद है, तो अब खाली हमको क्या करना पड़ता है, सफिक्स चेंज करने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर हम ये देखें H3PO3, तो इसका ये कितने H+ आयन देगा, ये देगा 2 H+ आयन, क्योंकि 1 न्यूट्रल H एटम है इसमें, और ये इस तरह से आयोनाइज होगा, तो 2 H+ है, तो यहाँ 2 NaOH रिएक्ट करेंगे इसके साथ, 2 NaOH रिएक्ट करेंगे तो Na2HPO3 प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल सोडियम। तो ये मैंने कहा ना, ये 2 मोल OH- आयन से रिएक्ट करेगा। अब इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड। तो अब यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फास्फोराइड, ठीक है, IT डाल दो बेटा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सॉरी R नहीं आएगा, आई थिंक आप स्पेलिंग फिर भी चेक कर लेना, पर लास्ट में ठीक है, आइट।
फास्फाइट, ठीक है वो। अब फिर देखो, अब देखो इसके अंदर ये हो गया। अब हम H3PO4 से रिएक्ट करें तो ये 3H प्लस देगा, तो ये 3NaO से रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा Na3 सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट, फास्फोरिक एसिड एक हटा के एक लगेगा, यानी इसका नाम हो जाएगा सोडियम फास्फेट, ATE। सही है, IR नहीं आएगा बेटा, जब यहां पे भी नहीं आया तो सोडियम फास्फेट। तो ये इसके सॉल्ट हो गए। अगर KOH होगा तो पोटेशियम लिख देंगे। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी आता है कि ये कितने तरह के सॉल्ट बनाएगा, तो ये एक ही तरह के सॉल्ट बनाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है, तो मैं क्लियर करूं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो जो मोनोबेसिक, यानी जिसकी बेसिसिटी, ध्यान दो, जिसकी बेसिसिटी 1 है, जो 1H प्लस आयन देता है, वो 1 टाइप का, जो बेसिसिटी होती है उतने ही टाइप के सॉल्ट बनते हैं। यानी बेसिसिटी 1 तो 1 टाइप का सॉल्ट, बेसिसिटी 2 तो 2 टाइप के सॉल्ट, बेसिसिटी 3 तो 3 टाइप के सॉल्ट। देखो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी ट्रिक तो मैंने क्या बता दी, आप उसकी बेसिसिटी लर्न कर लो। अब जैसे ये है H3PO2, चलो 2 छोड़ो, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है हमारे पास 2, यानी ये 2H प्लस आयन देगा। तो पहले 1NaO से रिएक्ट कराएं, 1NaO से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा NaH2PO3 और प्लस निकल गया वाटर, वाटर ऊपर लिख रहा हूं, तो ये हो गया। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर तो ये है, टू एसिडिक एसिटम। अब इसमें 1 रिएक्ट कर गया तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। अब करेक्शन कर रहा हूं, यहां एक जगह Na आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये Na इससे एक H प्लस आयन रिएक्ट कर जाएगा, कोई दोनों में से कोई एक H प्लस आयन रिएक्ट कर जाएगा, तो ये हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। और अब इसमें अभी भी 1H प्लस आयन है, यानी इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। समझ में आया? एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे सॉल्ट जो, देखो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बना, तो ये तो एसिड है और ये बेस है, तो जब ये रिएक्ट कर गया तो ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया बेटा। अब जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना गए, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बन गया ये सॉल्ट। लेकिन इस सॉल्ट में अभी एक H एटम ऐसा है, सिंगल एक H एटम ऐसा है जो एज अ H प्लस आयन रिलीज हो सकता है। एक H एटम ऐसा है जो एज अ H प्लस आयन रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब क्या हो गया? अब इसमें भी इसका मतलब ये एक और NaOH से रिएक्ट करेगा और 1 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, यानी जो NaOH है, NaOH का ये जो NaOH है तो Na प्लस OH माइनस, तो ये वाला रिएक्शन होगा, H प्लस OH माइनस, वाटर निकल जाएगा और यहां पर बन जाएगा Na2HPO3, जो मैंने अभी बताया सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये तो था सोडियम हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइट और ये हो गया सोडियम। अब ये भी H प्लस निकल गया, यानी अब यहां Na लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो एज ए H प्लस आयन रिलीज हो जाए। ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये Na यहां आ जाएगा,
अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, इसका है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ये अनआयनाइजेबल H है। तो इसी तरह से अगर मैं S3PO3 की जगह S3PO4 ले लूं, तो अब आपको समझ में आ गई बात कि अगर मैं 4 ले लूंगा तो ये 3 टाइप के एसिड बनाएगा, 3 बार रिएक्शन होगी, 3 बार, यानी जब तक 3 NaOH पूरे कंज्यूम नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर जैसे S3PO4, अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूं बेटा, अब तो इतना समझ में आ गया है आपको। ये 1 से रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, NaH2PO4 प्लस H2O, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। अब इसमें क्या हुआ, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट का ये फॉर्मूला हो गया, ये देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। अब इसमें 2 आयनाइजेबल एसिड हैं, तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, दिस इज एसिडिक सॉल्ट, दिस इज एसिडिक सॉल्ट, ये इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब मैंने इसका एक और NaOH से रिएक्शन कराया, जब एक और NaOH से रिएक्शन कराया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा Na2HPO4, Na2HPO4, यानी यहां पर वापस यहां से NaOH रिएक्ट कर गया तो ये बन जाएगा डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, और सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट भी बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर को डिनोट करना जरूरी है, नेमिंग में लेना जरूरी है। अब यहां पर ये भी एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब वापस में इसको ये भी, तो ये एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट, तो ये AS का मतलब एसिडिक सॉल्ट, AS का मतलब एसिडिक सॉल्ट। अब एक बार और NaOH से रिएक्शन कराया मैंने, इसका सोडियम फास्फेट बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये सोडियम फास्फेट बन गया, तो ये हो गया बेटा। अब इस केस में ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ठीक। तो S3PO4 की बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, 3, तो ये इसकी बेसिसिटी 3 है, तो 3 बेसिसिटी है तो 3 टाइप्स के सॉल्ट बनाएगा। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि S3PO4, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट S3PO4 फॉर्म व्हेन रिएक्ट विद NaOH, KOH और any base, ठीक है, तो आप लिखोगे 3, ये वाले NaH2PO4, Na2HPO4 और Na3PO4। और अगर ये, अब इसमें क्या क्वेश्चन ट्रिकी बना देते हैं, वो लिख देते हैं कि हाउ मेनी एसिडिक सॉल्ट फॉर्म बाय S3PO4 व्हेन इट रिएक्ट विद NaOH, तब आंसर होगा 2। ये वाला एसिडिक सॉल्ट है, ये वाला एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें 2H+, ये 2H+ दे सकता है, 2 आयनाइजेबल H है, और इसमें 1 आयनाइजेबल है, इसमें एक भी नहीं है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो जो जितनी बेसिसिटी होगी उतनी बनाएगा, और हमेशा लास्ट वाला न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक सॉल्ट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, उसकी जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी -1, जैसे S3PO4 के 2 ही बने थे एसिडिक सॉल्ट, और नंबर ऑफ टोटल सॉल्ट, नंबर ऑफ टोटल सॉल्ट इक्वल्स टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। फाइनल वाला, जैसे अब इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है, तो इसके 2 सॉल्ट बनेंगे, इसमें से ये वाला सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसकी और इसकी बेसिसिटी कितनी है, देखो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। तो ये सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आप क्लास में ढंग से समझ दोगे तो वो माइंड में आपका कंसेप्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। और क्लियर है, देखो पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है, अगर कोई चैप्टर जो सबसे बड़ा है तो वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक चालू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, नंबर 1। लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं, बहुत सारे फैक्ट भी हैं, बहुत सारी चीजें रटने भी पड़ेगी। अब कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, अमोल मेथड, ऑसवाल्ड प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, आगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएंगे, ठीक है। कुछ लेबोरेटरी मेथड है, कुछ इंडस्ट्रियल मेथड है, तो बेटा वो लर्न ही करने पड़ेंगे। हमारी कोशिश क्या रहती है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन इजी दे दें, कुछ इजी ट्रिक्स से, कुछ फ्लो चार्ट से आपको उसका इजी कर दें।
लेकिन लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं टीचर ही बेकार है, पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो वो तो स्टूडेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट देखते हैं अरे इतना रटना है, ये है, इसको अपन इग्नोर करें, तो बेटा वो भी बात सही नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ गए मेरी बात। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। घर पे खाना भी मम्मी रोज अच्छा बनाती है, ठीक है, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा भी होता है जो हमारे चॉइस का खाना नहीं होता है उस दिन, तो क्या हम उस दिन खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ, इसी तरह से ये पार्ट ऑफ स्टडीज है। कभी इंटरेस्टिंग आएगी, कभी हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, लेकिन सबको कवर करते हुए बेटा आगे बढ़ो, अगर आपको अच्छी हाइट पकड़नी है एजुकेशन कैरियर में तो। एनीवे, अब मैंने ये आपको बता दिए फास्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फास्फोरस के अनदर एसिड्स, तो मैंने आपको बता दिया था, अब मैं इसको बार बार क्या रिपीट करूं। जो H3PO4 फटाक से बता देता हूं मैं, इसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो ये बन जाएगा, ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये बन गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि और अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देंगे तो एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये फास्फोरिक एसिड बन। अब ये फास्फोरिक एसिड अनस्टेबल होता है बेटा, अब ये ट्राइमेरिक फॉर्म में और पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये जो H3PO3 है, ये किस फॉर्म में मिलता है, अब ये ट्राइमेरिक फॉर्म में मिलता है। मैंने कहा ना, अब ये फैक्ट है तो लर्न करना है अपन को, और मैंने क्या कहा, वो सारे फैक्ट हमको रटने ही पड़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक गॉड बुक है बेटा, ठीक है ना। कोई भी अच्छा टीचर आपको ये बोलेगा कि एनसीईआरटी इनऑर्डिक की अच्छे से कर लो, आप किस आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं इनऑर्डिक की केस में, ठीक है, और आते हैं, ठीक है। और नीट और इनमें तो एनसीईआर केमिस्ट्री के अंदर तो आप एनालिसिस पढ़ो जेई मेंस और नीट के, तो ये हर एक्सपर्ट, हर जो टॉपर स्टूडेंट है, अगर उनसे डायरेक्टली बात करो, यूट्यूब पे भी वीडियो है, तो वो ये बोलेंगे केमिस्ट्री में अगर आपकी 11th-12th का एनसीईआरटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है और डिटेल में क्लियर है, अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप 95% तक स्कोर कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। H3PO3 ट्राइमेरिक फॉर्म में मिलता है, और अब इसका ट्राइमेरिक फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, तो फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फास्फोरस, तो इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 3 है, ठीक है। तो पहले तो 3 ये ऑक्सीजन हो गए, और फिर ये, तो ये और फिर क्या होगा, हर दो, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बेटा, एक मिनट क्लियर कर रहा हूं। मैंने कहा देखो, मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है, एक मिनट मैं क्लियर कर रहा हूं, बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। तो ये देखो, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, तो एक मिनट, ये तो क्लियर कर दिया मैंने, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड तो क्लियर है, पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्लियर कर देता हूं, फिर मेटा बता रहा हूं, मेरे को क्लियर हो गया वापस, ठीक है। तो H3PO4 है, तो इसका पायरो कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या कहा, इसके 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो। तो 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकालने का आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई कि इसका पहले डायमर बना दो और फिर इसमें से वाटर निकाल दो। वाटर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, H4P2O5 प्लस H2O, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो देख लो पहले, फिर मेटा का बता ही रहा हूं, वापस बता रहा हूं मैं। तो ये ध्यान दो बेटा, POH, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल। अब ये चीजें क्या एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखी है, मैं उनको स्ट्रक्चर वाइज या जैसे
ऑक्सो एसिड के नेम डायरेक्ट दे रखे हैं, तो मैंने क्या कहा मैं उसको डिटेल पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो ये दो मॉलिक्यूल को अपन ने रिएक्ट कराया, तो ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये बन जाता है हमेशा पायरो एसिड बनेगा कि कोई भी दो OH आपस में सामने लिया और वाटर निकाल दो। ये वाटर दिस इज, अब देख लो आप इसका फॉर्मूला। अब इसमें कितने आयनाइजेबल एसिड है 4, कितने आयनाइजेबल H प्लस आयन है 4, तो इट गिव्स, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो गई 4, और एक बात और क्लियर कर दूं मैं, बेसिसिटी 4 हो गई, H3 इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया H4P2O 1 2 3 4 5 6 7, इट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। ध्यान दो बेटा, 4H प्लस आयन है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है, तो उससे भी वो स्ट्रक्चर बन गया बेटा। अब इसमें जितने भी ऑक्सो एसिड है फास्फोरस के, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, सब पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखो सारे के सारे फास्फोरस मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 पर दिख रहे हैं, आपने अभी प्रीवियस देख लो, S3PO2 देख लो, चाहे S3PO3 देख लो, S3PO4 देख लो, इन सब के फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है, 1 पाई बॉन्ड है, यानी P डबल बॉन्ड O, एटलीस्ट सब में P डबल बॉन्ड O, एक P डबल बॉन्ड O है, सब में P डबल बॉन्ड O एक है, यानी 1 पाई बॉन्ड है, 1 P डबल बॉन्ड O है। और आपको यह ध्यान रखना है कि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, सब पे जनरली 0 डाउन पेयर 4 सिग्मा है, तो फास्फोरस जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल है। अब हम ये देखें, S3PO4 लिया था अपन ने, S3PO4 लिया था, उसकी जगह हम S3PO3 ले लें, तो ये हो जाएगा। अब इसका S3PO3 ले लेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा, अनआयनाइजेबल आ जाएगा, और ये हो गया हमारा फास्फोरस एसिड, और इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो, क्योंकि इसके भी मेटा और पायरो बनेंगे, तो बिल्कुल ये सेम का सेम है। अब यहां पर क्या करो, ये हटा दो, H लगा दो, H लगा दो, बस सिंपल है बेटा। अगर पिछला वाला एक बार 3 बेसिक S3PO2, S3PO3, S3PO4 अच्छे से लर्न कर लिए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम कम कर दो, और यहाँ फास्फोरिक की जगह फास्फोरस आ जाएगा, बस ये हो गया। अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, ये दोनों तो न्यूट्रल H है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। अब इसमें ये दोनों न्यूट्रल H एटम है, तो इन दोनों न्यूट्रल H एटम की जगह ये भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर सकता है। अब हम मेटाफॉस्फोरस एसिड देखते हैं वापस। तो देखो मेटाफॉस्फोरस एसिड मैंने क्या कहा, अनस्टेबल है, तो पहले तो ये इनके स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, तो ये मैंने यूं NCERT से कॉपी पेस्ट किए हैं, आप देख लेना, जो मैंने पढ़ाया है वही है, ठीक है, आप उसको पोस्ट करके देख लें। अच्छा, ये रहा S3PO3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर, मैं यहीं से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि S3PO3 का होल थ्राइस मैं सही बना रहा था हमेशा। ये देखो आप, तो इसमें आप देख लो 3 फास्फोरस है, S3PO3, तो ट्राइमर फास्फोरस का ये है आप क्या करो, बेंजीन टाइप रिंग बना दो, और बेंजीन टाइप रिंग बनाकर, ठीक है, ये जैसे आपने क्या किया, इसका देखो मैं बना रहा हूं, क्योंकि एक बार बनते हुए देखेंगे तो अच्छा समझ में आता है, बना हुआ देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसका ट्राइमर बनाएंगे, तो बेंजीन रिंग बना लो जिस तरह से बनाते हो आप। अब अल्टरनेट ऑक्सीजन और फास्फोरस लगा दो, अल्टरनेट क्या लगा दो, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ऊपर से क्लियर भी है। अब
फास्फोरस की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हर फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O और OH आएगा, और आप देख ही रहे हो सबके साथ आ ही रहा था, डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बेंजीन रिंग बना के अल्टरनेट ये लगा दो, और फिर हर फास्फोरस के साथ, तो यहां पर भी देखो फास्फोरस की कोवेलेंसी, ये sp3 फास्फोरस है तीनों, और हर फास्फोरस की कोवेलेंसी। और अब जब फास्फोरिक एसिड की दो फॉर्म मिलती है, एक तो ट्राइमेरिक फॉर्म मिलती है और एक पॉलीमेरिक फॉर्म मिलती है। पॉलीमेरिक फॉर्म इस तरह से मिलती है, फास्फोरस है, OH है, डबल बॉन्ड O है, एक O इधर एक O इधर, इस तरह से ये जुड़ जाती है। तो इसको आप पोस्ट करके देख लेना, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फास्फोरस दो फॉर्म में मिलता है, एक तो इसको बोलते हैं साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड, और इसको बोलते हैं पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड, जो इसमें P डबल बॉन्ड O, इधर भी O, इधर भी O, और ये O, यानी इसमें जो बेसिक यूनिट है, भले आप देख लो, फास्फोरस लिख दो, फास्फोरस के साथ एक OH डालना ही है और एक डबल बॉन्ड O डालना ही है, ये तो सब में कॉमन है। ये तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बोला, तो ये कंडीशन तो मिनिमम है ही कि हर फास्फोरस एसिड एक P है सेंटर में होगा, एक OH होगा और एक डबल बॉन्ड O होगा। ये तो अब जितने भी एसिड आपने देख लिए सब में ये देखा आपने। अब क्या करो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, और फिर ये इधर और इधर जुड़ जाएगा इसी तरह से, और होल एन में आ जाएगा। ये वाला देख लो आप, ये इसकी बेसिक यूनिट हो गई। अब ये इस तरह वाली यूनिट रिपीट करते चलो, तो ये पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो ठीक है, मैंने कहा तो अब इनऑर्गेनिक की नेचर ऐसी है, इससे दूर भागने से अच्छा है इसको फेस करो, देखते रहोगे तो याद रह जाएगा, एग्जाम में अपने आप याद आएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंट देते हैं और एग्जाम में इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, वो भी जानते हैं कि बच्चे हैं कि इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, अगर जो बायो के स्टूडेंट है, उसके अलावा इंग्लिश, प्रैक्टिकल, तो आप इतना प्रेशर नहीं डालते हैं एग्जाम में कि ऐसी ऐसी चीजें पूछ ले जो आपको आए नहीं। ऐसी चीज पूछते हैं जिसमें थोड़ा कंसेप्ट हो और कुछ क्वेश्चन के थ्रू हिंट मिलता है और अपन कर लेते हैं उसको। अब देखो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ S3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने डिस्कस कर लिया बेटा इस पॉइंट को, आप पोस्ट करके रीड कर लो, वही न्यूट्रल एच एटम वाला इंटेक्स क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, ये NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है। What is the basicity of S3PO4 3? What happened when S3PO3 is heated? हाँ, ये नहीं डिस्कशन हुआ तो मैं बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, कौन सा होता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम S3PO3 को हीट करते हैं बेटा, तो S3PO3, अब ये भी S3PO3 को जब हम हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये है ऑर्थोफास्फोरस एसिड, दिस इज ऑर्थोफास्फोरस एसिड, ऑर्थोफास्फोरस एसिड। अब हम जब ऑर्थोफास्फोरस एसिड को हीट करते हैं तो डिसप्रपोर्शनेशन होता है। डिसप्रपोर्शनेशन होने का मतलब ये हुआ, मैं इसका नाम हटा देता हूं, नाम तो क्लियर ही है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो इसमें एक प्रोडक्ट तो मिलता है S3PO4 और एक प्रोडक्ट मिलता है PS3 फास्फीन। तो यहां पर 3 तो S3PO3 मिल जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। है तो 4 मॉलिक्यूल है, बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है इस तरह से, 4 मॉलिक्यूल S3PO4 gives 1 molecule PH3 and 3 molecule S3PO4. This is reaction. ठीक है, अब मैंने इसको दो पार्ट में क्यों लिखा समझा रहा हूं बेटा। S3PO3 पर फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और यहां पर ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑर्थोफास्फोरस एसिड ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन हो गया इसका। या 3 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन हो गई, तो
तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि इसका इसमें क्या हो रहा है, इसका इसमें क्या हो रहा है, तो इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन। किसका यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर हम देखें तो यहां है फास्फीन पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी +3 से -3 हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अगर मैं यहां से यहां आऊं बेटा, तो देखो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें तो फास्फोरस +3 से +5 में ऑक्सीडाइज हुआ, या +3 से -3 में, +3 से -3 में, यानी इस फास्फोरस ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। +3 से -3 में जाने के लिए इस फास्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी तो +3 से, ठीक है। और यहां पर जो 3 फास्फोरस है, वो 3 फास्फोरस है, देखो 3 फास्फोरस, तो ये प्लस, हर फास्फोरस +3 से +5 में गया है, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन से आए हैं, यानी जब ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ठीक है, क्योंकि यहां पर कितने 3 हैं, तो +3 से +5, तो एक मॉलिक्यूल +3 से +5 में गया, तो वन मॉलिक्यूल +3 का +5 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब 3 जाएगा तो 6 देगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, तो +3 से -3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारी हो गई रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन से 6 इलेक्ट्रॉन निकले और वो इधर चले गए। अब आप बोलोगे ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर क्या है? दोनों मॉलिक्यूल एक ही है। ये 11 में रिडॉक्स में भी था कि जब रिडॉक्स रिएक्शन में तो क्या होता है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे FeCl3 SnCl2 gives SnCl4 and FeCl2, ठीक है। तो जब, यानी कहने का मतलब जो FeCl2 है वो तो FeCl3 में लिख देता हूं, जैसे ये देखो FeCl2 और SnCl4, चलो ये लिख दिया, कोई बात नहीं, ये बना दी, ये बन गई, कोई बात नहीं, FeCl3। तो अब इसमें क्या हो गया? ये 2, ये 2, तो यहां पर इसका तो यहां पर Fe+2 से Fe+3 हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, और ये Sn+4 से मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये हुआ रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसमें देखो 2 डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीशीज है, एक ऑक्सीडाइज हुई है और एक ऑक्सीडाइज हुई है, दूसरी रिड्यूस हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज हो और उसमें से एक रिड्यूस हो और दूसरी ऑक्सीडाइज हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर 2 डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, दोनों सेम स्पीशीज है, ये भी H3PO4 है, ये भी H3PO4 है, तो इट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जैसी है पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ये है, जैसे एक एग्जांपल दिया जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, तो उसमें एक का रिडक्शन होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। यहां तो H3PO4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ H3PO3 का H3PO4 में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, H3PO4 का PS3 में रिडक्शन भी हो रहा है, यानी एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हम H3PO3 को हीट करते हैं तो ये वाला रिएक्शन हुआ। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, ऐसे याद कर लो बेटा, थोड़ा सा वर्ड कुछ बच्चों को टफ लगता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और डिस्प्रोपोर्शनेशन को हम सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन आर दोस in which single species oxidize as well as reduce both। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, और ये अगर आपको ध्यान हो तो 11 में रिडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब थी। अच्छा, अब हम आगे बढ़े तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ S3PO4 अभी डिस्कस हो गया। व्हाट हैपेंड व्हेन S3PO3 इज हीटेड, आप इसको पोस्ट करके रीड कर लो, क्योंकि ये मैंने आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो लिखा है, जो अभी एक्सप्लेन किया है वही सब कुछ है। अब इन चीजों को आप पोस्ट करके देख लिया करो, ठीक है। अब ये देखो कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन रह गए थे वो बता रहा हूँ। कंसंट्रेटेड HNO3 टर्न येलो इन सनलाइट, सिंपल है। तो ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या होता है, HNO3 इटसेल्फ तो कलरलेस होता है, लेकिन HNO3 जो लैब में पड़ा रहता है वो येलो कलर का होता है। बहुत बार आप HNO3 से काम करते हैं तो आपके हाथ पीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके लैब में हाथ, क्या हो जाते हैं आपके लैब में हाथ, बोलो बच्चों, यस, पीले हो जाते हैं आपके हाथ, ठीक है। तो लैब में हाथ पीले करने के काम आ जाएगा ये। बेसिकली HNO3 जो है, ये जो HNO3 जो लैब में पड़ा रहता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में धीरे धीरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये वाली देता है। HNO3 4NO2 2H2O, और ये NO2 येलो कलर का होता है। तो HNO3 is partially decomposed in sunlight to produce NO2. The NO2 form dissolve in HNO3 to produce yellow color. और इस तरह से ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। रेड फास्फोरस इज डेंसर, लेस वोलेटाइल एंड केमिकली लेस रिएक्टिव देन येलो फास्फोरस। मैंने पहले ही कहा था येलो फास्फोरस मतलब व्हाइट फास्फोरस है। बेसिकली जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो एयर और मॉइस्ट में पड़ा रहता है, तो उसमें एक थिन लेयर येलो कलर की बन जाती है, इस वजह से येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। तो आप येलो को कंफ्यूज मत करो, येलो का मतलब व्हाइट से ही है, येलो का मतलब क्या है, व्हाइट से ही है, ठीक है। तो वो आपको मालूम ही है कि जो रेड फास्फोरस होता है वो तो पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, तो वो सारे एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, तो वो लेस रिएक्टिव हो गए। और व्हाइट फास्फोरस में इंडिपेंडेंट P4 यूनिट्स होती है जो लूजली हेल्ड होती है, तो वो सॉफ्ट भी होता है और इजीली रिएक्ट करता है। ये मैंने जब फास्फोरस के एनोट्रोप पढ़ाए थे उसमें डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ओवर हो रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये बुक में तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल मैनुअल से लिया है मैंने क्वेश्चन। वाइवा में पूछ लेते हैं, जब आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दे रहे होंगे बोर्ड एग्जाम का, तो आपने सॉल्ट एनालिसिस किया होगा, एनायन टेस्ट, केटायन टेस्ट, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, फिर ग्रुप थर्ड, फिर ग्रुप फोर्थ, इस तरह से। तो उसके अंदर जब हम, आपको ध्यान है, हम H2S पास करते हैं, HNO3 डालते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अपन सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर HCl डालते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर H2S पास करते हैं, थर्ड ग्रुप में HNO3 डालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या है वो समझो बेटा, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल मैनुअल से रिलेटेड है। द प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप सल्फाइड, हिज क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन कैरिड आउट with H2S in presence of HCl and not HNO3. Why? मैंने अभी आपको कहा कि जैसे आपको सॉल्ट एनालिसिस करते हो तो आप पहले क्या करते हो, थोड़ा सा सॉल्ट ले लेते हो लैब में, सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में डाल के, थोड़ा याद दिला रहा हूँ, उसमें डिस्टिल वाटर डाल के प्रॉपर्ली स्टर्ड करके ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हो। अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में HCl डाल देते हो और फिर HCl डाल के H2S पास करते हो। जिन बच्चों ने एग्जाम प्रैक्टिकल में किया है उनको याद आ गया, नहीं तो बाद में करोगे तो ये चीज याद आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि HCl की जगह हम HNO3 क्यों नहीं डालते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस है, और HNO3 में नाइट्रोजन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड है, यानी ये HNO3 क्या है, HNO3 ऑक्सो एसिड है, यस है, लेकिन साथ में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जो मैं पिछली क्लास में पढ़ा भी चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। तो ये क्या करता है, HCl, अगर हम H2S और HCl की बात करें तो आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक। तो इसका मतलब HCl H2S को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, HCl H2S को खत्म नहीं करता है, जबकि HNO3 तो क्या करता है, HNO3 H2S को सल्फर में
ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि ये जो H2S है बेटा, ये H2S का सल्फर में क्या हो गया, इस H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो ये H2S बेचारा अंदर गया केटाइन के साथ रिएक्ट करने के लिए, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए, किसी दूसरे से मिलने गया, पता चला HNO3 ने H2S को खत्म कर दिया, सल्फर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन HCl से रिएक्ट नहीं करता है। तो आपको क्या लिखना है, HNO3 स्ट्रॉन्ग, बस एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर जो लिखा हुआ। इसीलिए तो मैं देखो हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम ज्यादा बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग प्रेजेंटेशन से एक चीज को बताएं। तो इसका मतलब नहीं है कि आप एग्जाम में भी बैठ के एग्जामिनर को इतने सारे प्रेजेंटेशन दे रहे हो और इतने सारे एग्जाम्पल दे रहे हो, सीधा टू द पॉइंट। देखो कितना टू द पॉइंट आंसर है, HNO3 is strong oxidizing agent and it will oxidize H2S to sulfur, that's all। रिएक्शन याद है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाए। अब बैठ के आप इसको लिख रहे हो कि नहीं, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, HCl रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा टू द पॉइंट आंसर। इसीलिए ना मैं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको स्लाइड पे देता हूं कि मैंने जो एक्सप्लेन किया, अब उसको एग्जाम में टू द पॉइंट कैसे लिखना है। तो आज हम नाइट्रोजन फैमिली को यही ओवर करते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन बुक का करीब करीब मैंने सारा कंप्लीट करा दिया डिटेल में। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।